चलिए अब एक तो एरोमेटिक की जो एक्सरसाइज ओवन है उसमें कुछ बचा हुआ है डिस्कशन में, देखिए हो गया था वो कार्बोक्सिलिक वाला तो बिल्कुल जेई में दिया था क्या आज के लिए? हाँ हाँ जेई में अगले तो इसमें ये कर लो अभी आप एंथ्यूज रेस एंथ्यू शीट और ये हो गया। हाँ रेस कर जेई एडवांस एक्सरसाइज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। 13 तक यहाँ हो गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें देखो 15 तक चेक करें, 15 तक किसी क्वेश्चन में डाउट हो जेई एडवांस वाले सेक्शन 15 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 16 में डाउट है? 16 क्वेश्चन में देखिएगा क्या है। 16 क्वेश्चन में बस इसको ब्रेक करना है अपने को, और इस तरह से ब्रेक करना है कि स्टेबल कैटायन बने, मतलब स्टेबल फ्री रेडिकल बने। अब देखो यहाँ क्या होगा कि जब इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ आर डैश कब बनेगा, जैसे हम लोग यदि ऐसा फ्री रेडिकल बनाए तो बताओ क्या ये स्टेबल फ्री रेडिकल है? क्या नहीं। ये हमें तभी बनाना है जब बेंजीन रिंग पे यहाँ CH2 और ये डॉट लगा रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे जिनको हमें कंपेयर करना है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हमें नहीं बनाना है, ऐसा मतलब ऐसा फ्री रेडिकल बने तो ही यहाँ से तोड़ना। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखनी है कि लाइट की कंडीशंस में थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे भी हो सकता है, या हीटिंग की कंडीशन यहाँ से भी टूट सकता है। अब यहाँ से टूटने पर जैसे फ्री रेडिकल बना एक तो इस तरीके का, और एक फ्री रेडिकल ऐसा बने जिसमें कि इधर यहाँ आगे कार्बन लगे, तो देखो क्या होगा, फ्री रेडिकल स्पीसीज स्टेबल होगी नहीं। तो ऐसे केस में इस तरह का फ्री रेडिकल बने तो ये यहाँ से टूट कर यहाँ फ्री रेडिकल बनना चाहेगा क्योंकि स्टेबल होगा 2+I हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ जो डॉट आएगा इस डॉट के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना के स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा बन रहा है तो बताओ CH बॉन्ड को तोड़कर H फ्री रेडिकल बनाना चाहेंगे क्या? नहीं। बस इतनी सी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए चाहिए कि हमें स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है। जब हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल होगा। दूसरी बात, यहाँ से ब्रेक करने पर कार्बोनिल ग्रुप तब बनेगा जब यहाँ पे अदर कार्बन लगे हों, ये यहाँ से टूट कर और फिर ये इस तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे हम CH बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है। तो आप देखो इसमें चेक करो, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 4 पाथवे हैं PQRS, नीचे 2 लिस्ट दी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब मेरे को एक बात बताओ कि जैसे ऊपर जो क्वेश्चन में देखना, मैं जब लिस्ट 1 लिस्ट 2 बोलूं तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में, ये बताइएगा कि यहाँ से कहाँ कहाँ कौन कौन से पाथवे में यहाँ से बॉन्ड टूटा हुआ है इस जगह से, बताइए कौन कौन सा है? PNQ, ये समझ आता है ना? बताओ यहाँ से बॉन्ड कब टूटेगा? जब इस तरह का फ्री रेडिकल बन रहा हो। तो यहाँ पे आप जो नीचे लिस्ट सेकंड है उसको देखकर ये बताओ कि इस तरह का फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ पे बन रहा है। एक कहाँ बन रहा है? फर्स्ट में, और एक कहाँ बन रहा है? थर्ड में, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब PQ में तो ये मैच होगा एंड RS में बचा हुआ मैच हो गया क्योंकि वहां से R वहां से नहीं टूटा। तो बताओ RS में क्या आ जाएगा? सेकंड एंड फोर्थ। यहां तक समझ आया है ना? मतलब इनको मैच कर लेंगे। अभी तो हमने केवल ये किया PQ के साथ ये दोनों है, RS के साथ। अब कौन सा किसके साथ है वो भी सेकंड स्टेप में है। मतलब यहां से बॉन्ड तोड़ने पर हमने ये कंक्लूड किया। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हैं इस जगह से। सबसे पहले PQ में देखते हैं, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर क्वेश्चन में कि बताओ PNQ में किसमें कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है? PNQ में देखो ऊपर क्वेश्चन में, ऊपर कार्बोनिल कंपाउंड में बन, क्यू में बन रहा है। तो इसका मतलब क्यू में जब आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे कार्बोनिल ग्रुप ऐसे केस में बन सकता है। तो आप फर्स्ट एंड थर्ड में बताओ कार्बोनिल ग्रुप कब बनेगा? जब
क्यू बताओ क्या हो, थर्ड वाला, बोलो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्यू तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, पी क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ऐसा प्रोसेस जो होगा क्यू में होने पे होगा। अच्छा अब देखो, यहाँ पे पहले ऊपर क्वेश्चन में देखो आर एंड एस में कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ बन रहा है, आर में। तो ये बताओ सेकेंड एंड फोर्थ में कार्बोनिल कंपाउंड किस में बनेगा, फोर्थ वाले। तो आर को किससे मैच कर दीजिएगा, फोर्थ वाले से मैच कर दीजिएगा, बस यहाँ पे। चलिए 17th क्वेश्चन, 18th 19th, लेकिन अभी इसको कर लो चाहे सॉल्व। देखो इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, इसके अंदर एक टर्म काम में आई होगी और वो है यहाँ एलेनिन, कहीं लिखा हुआ होगा। तो वो एलेनिन जो है ना, वो इस तरीके का अमीनो एसिड होता है, जैसे NH2 CH COOH CH3। ये और मैं इन सबको आपको आगे जो कार्बोहाइड्रेट के बाद में यही सब पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये आ जाएगा। तो अभी एक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कि नहीं, कर लिया, तो अभी इसमें कोई डाउट है ना। आप ये एलेनिन ये रख लीजिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन वापस से जहां तक दे देते हैं, बाकी ये बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ कोई दिक्कत आई हो तो पूछो, क्योंकि इन क्वेश्चन को खत्म करते हैं यहीं पे। जो कुछ इन स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ, बाकी ये सब आगे नोट्स में आ जाएगा, एलेनिन वगैरह कहाँ पे क्या। हाँ चलिए ठीक है फिर। और यहाँ 20th क्वेश्चन, आगे लास्ट तक यहाँ 23 तक चेक कर सकते हैं। यहाँ तक 23 तक कोई डाउट हो चेक कर सकते हैं। चलो अब जो एक्सरसाइज ओवन है ऑर्गेनिक, इसमें एरोमेटिक की बन गई। एडवांस में कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट का इसके अंदर, नहीं। चलो अब रेस निकालिएगा आप, है ना। रेस, रेस नंबर बताइए कौन सा, 31। हाँ ये जो ऑनलाइन पूछा है डेक्रोन क्या है, डेक्रोन एक अपन अगले इसमें पॉलीमर में पढ़ेंगे डेक्रोन का। बाकी डेक्रोन जो होता है एक पॉलीमर होता है, जो ये देखो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेफेलिक एसिड, इसके मिलने, लेकिन ये आपको अभी पढ़ाया नहीं है। ये टेरेफेलिक एसिड, तो इसमें क्या रहता है, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 हो जाता है, फिर ये अपना H प्रोवाइड करेगा, आगे टेरेफेलिक एसिड होगा तो ये OH प्रोवाइड करता है यहाँ से, और तो टेरेफेलिक एसिड बनाता है डेक्रोन, है ना। चलो अब ये आंसर आपने चेक किए 31 में। अब आपको जो डाउट है पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आप, सेकंड क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इन रिएक्शन बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड, ये तो DDT का फॉर्मेशन है ना, DDT फॉर्मेशन, अरे याद करो, है ना। क्लोरोबेंजीन और साथ में क्या था, क्लोरल, क्लोरोबेंजीन और साथ में क्या था, क्लोरल।
इसका फॉर्मेशन हो जाएगा DD, क्या हो जाएगा ये इंसेक्टिसाइड। एनाल्जेसिक होता है पेन किलर, जिसमें पेन जो पेन किलर मेडिसिन होती है वो एनाल्जेसिक होती है, ये हम केमिस्ट्री एवरी लाइफ में पढ़ेंगे। एंटीसेप्टिक जानते ही हैं, है ना। और एंटीपायरेटिक जो होती है फीवर की, वो जो फीवर वाली मेडिसिन होती है ना, जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो होता है वो एंटीपायरेटिक होता है, साथ में एनाल्जेसिक भी होता है। जैसे एक बार फीवर जो होता है ना, साथ में या कंधों में दर्द, बॉडी पेन, ये सब, तो उसमें पैरासीटामोल भी काम आ जाता है। लेकिन जैसे कोई ज्यादा पेन वैसे हो किसी अदर वजह से, तो फिर वो आइब्रूप्रोफेन एक वो रहता है उसमें सॉल्ट, तो वो सब भी अपन आके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं कि हम उसको पढ़ के ये जज कर लेते हैं कि किसी की भी तबीयत खराब हो रही है तो ये दे दो। नहीं नहीं, वो सिर्फ एक केमिकल का नेम और उसके बारे में जानकारी, फिर बाकी तो वो जो डॉक्टर का काम है वो उसी का है ना, ये सब। तो एनाल्जेसिक मतलब पेन पेन किलर किलर के अंदर। अच्छा, और बताइए कोई डाउट हो इसमें? फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन लेकिन यार आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में मतलब ये कह रहा हूँ कि फोर्थ जैसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो, वो तो क्वेश्चन पसंद करो, है ना, कि इसके अंदर आप रिलेटिव, अगले ने क्या किया है पता है, जनरली इन क्वेश्चंस में अगला डेटा नहीं है यहाँ, मतलब रिलेटिव यील्ड कितनी बनी, अपन जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन के डेटा याद रखते हैं ना, अगले ने तो यहाँ पे दे दिया है 6:4:1, 3 डिग्री H के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी 6 है, 2 डिग्री के लिए 4 है, 1 डिग्री के लिए 1 है। अब अपने को क्या निकालना है, रिलेटिव यील्ड निकालना है, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 डिग्री CH बॉन्ड टूट रहा है तो वहां 2 डिग्री CH बॉन्ड सारे दे, तो आप एक बार सॉल्व करके मैं बता सकता हूँ, और भी कोई डाउट हो क्या इसमें तो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। उसको सॉल्व करिएगा, आपको लगे कि मेरा ये आंसर नहीं बैठा तो क्लास के बाद मैं आपको बता देता हूँ, रिलेटिव रिएक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर से, कि कितने ऐसे हाइड्रोजन से जिनको हटाने पर ये पर्टी, मान लो 4 तरह के प्रोडक्ट बन गए, तो प्रोडक्ट नंबर 1 में कितना डिग्री CH बॉन्ड टूटा, सपोज 3 डिग्री CH बॉन्ड, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी 3 डिग्री की कितनी दे रखी है यहाँ पे 6 इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कितने हाइड्रोजन को हटाने पर होगा, इन सबको आप निकाल लीजिए। अब इसमें जिसका पूछा है तो वो अपॉन टोटल यहाँ पे है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, है ना, एक बार कोशिश करिएगा। और इस रेस में कोई डाउट हो चेक कर सकते हैं लास्ट तक किसी भी क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है कंपाउंड विच शोज हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस का क्या पर्पज ये रहता है कि जैसे एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा है ना, एक अल्काइल कोई ग्रुप, मतलब एक कोई ग्रुप लगा है, तो उसमें तो देख लो कौन कितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कौन कितना नहीं। लेकिन अब जैसे यदि एक से ज्यादा ग्रुप है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, जैसे ए वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बी वाले में भी लगे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये लग सकता है कि भाई ए के अंदर 2 ग्रुप लगे हैं जिनका की मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। देखो एक बात मैं बताऊं, जैसे बताओ ए स्ट्रक्चर में कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इंक्रीज कर रहे हैं, तो सी में बताओ कितने, सी में भी कितने हैं, 2 ही है। एक्चुअली क्या है, वो बेंजीन रिंग थे, देखो समझना इस बात को, जैसे मैं आपको इसमें क्या कंफ्यूजन होता है वो देखिएगा, कि जैसे बताओ ये OH और यहाँ CHO, ये बताओ क्या ये OH का लोन पेरेंट CHO का पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है क्या? बोलो। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है, मेटा। यार ये जानकारी होनी चाहिए ना ये, है ना। देखो आप लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल्स, यहाँ सिंगल के बाद में वापस क्या आ गया, सिंगल। जब कोई 2 ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे होते हैं तो क्या इसका मीजोमेरिक दूसरे तक आएगा क्या? नहीं। आप देखो यहाँ सिंगल के बाद में वापस सिंगल आएगा, मतलब ये यहाँ से केवल कॉन्जुगेशन में ऐसा हो। लेकिन यदि कोई 2 ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे या पैरा पे हो तब एक का इफेक्ट दूसरे तक आता है। जैसे यहाँ देखो इसमें ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इसका मतलब ये यहाँ एक ग्रुप दूसरे से। लेकिन ये तो हो गई एक बात। अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या OH बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है क्या? यस।
क्या CHO कर रहा है क्या? यस। तो ये भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये भी है, लेकिन मेटा पे होने पर कौन आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे? ये दोनों ग्रुप। तो जो यहाँ क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट वाले में दोनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, थर्ड वाले में भी दोनों बढ़ा रहे हैं, तो वो तो सारा खत्म। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहेगा, उसको जगह कौन सी मिलेगी? ऑर्थोपैरा। तो वो कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल एक तरह से देखा जाए तो थर्ड वाले के अंदर, मतलब इसके अंदर जहां मेटा पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये लगे हुए हैं। क्योंकि अब इसमें क्या रहेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल, जैसे 3 पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल, जबकि उसके अंदर तो एक क्या कर रखा है उसने, ऑक्यूपाइड यहाँ पे ये कर रखा है। समझ रहे हैं ये वाली बात है ना, इस बेसिस पे। चलो और कोई डाउट हो इसमें 10 तक देखो। चलो ठीक है, ये सारा हो गया है ना। चलो पेज नंबर 32 दिया होमवर्क में, हाँ चलिए निकालिए। हम्म। क्या हो गया? हाँ चेक करिए आपने, है ना, चेक करिए। करें डिस्कस अपन, है ना। चलिए देखिए रेस नंबर 32, इसमें अप टू 3 को डाउट है, देखिए अप टू 6 चेक करिए। हाँ थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसमें अ, जो एरोमेटिक रिंग वाला है ना, एरोमेटिक रिंग वाला यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे इसके अंदर क्या है कि ये ऑक्सीजन इधर और इधर यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, और इसको एक बार यहाँ तक का मैं आपको ये बना रहा हूँ, इससे दोनों की दोनों रिंग देखो एरोमेटिक यहाँ हो, ये यहाँ ऐसा आया, ये इधर यहाँ पॉजिटिव, ये इधर आया, तो ऐसा कोई रिंग बना रखा है क्या इसमें? हाँ बी बना रखा है। तो देखो ये वाली रिंग, इंडिविजुअल रिंग कैसी होगी? एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो ये सबसे स्टेबल बना। अब तो 6 और कोई है देखो, चेक कर लीजिए 6 तक कोई भी डाउट हो। तो अब देखो इसमें 7 तो बना पाए होंगे, ठीक है, फिर भी कोई कमी जैसी पड़ रही है तो देखो। 8 क्वेश्चन में देखो, 9, अच्छा 10, चलो और किसी को कोई डाउट हो कुछ भी तो पूछ सकते हैं, 10 तक कोई भी डाउट हो। ये अच्छा रेस है, मतलब इसमें क्वेश्चन पुराने भी है, थोड़ा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट का है और हाइड्रोलाइसिस तरह का आसान रेस है, ठीक है। होमवर्क में जी वो
एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिक का जेई मेन। हाँ तो खत्म करो फिर उसको, है ना। एरोमेटिक जेई मेन खत्म करिए नेक्स्ट पे, ठीक है। इसमें तो रेस तो 35 तक ही है ना अपने पास अभी। हाँ चलो अभी तो अपनी 32 तक होगी। पढ़ाई हुई, बहुत अच्छी बात है तो, है ना। इससे अच्छी बात है क्या, नहीं। अच्छा अब देखो, ग्लूकोज हमने बात कर ली थी। अब ग्लूकोज में एक आप एक पॉइंट लगा के लिखिएगा, या एक नोट लगा के एक बात लिख दो। देखो मैं उसका एक रीअरेंजमेंट है, मैं उसका नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलो अब एक पॉइंट लगा के मतलब लास्ट में हमने ग्लूकोज के अंदर एक पॉइंट और लिखते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन के बाद में, और फिर लिखिएगा dissolving monosaccharides, dissolving monosaccharides in aqueous phase, dissolving monosaccharides in aqueous phase causes them to dissolving monosaccharides in aqueous phase causes them to undergo enolization, and and a series of ketoenol tautomerization, a series of देखो मैं एक बार शुरू से बोल रहा हूँ, dissolving monosaccharides in aqueous phase causes them to undergo enolization and a series of ketoenol tautomerizations, a series of ketoenol tautomerizations that lead to isomerization, that lead to isomerization। ठीक है, अब ये क्या है ये मैं समझाने पे ही समझ आएगा। आप लिखो, अब मैं एक नाम लिखवा रहा हूँ उसको सिर्फ लिख लीजिएगा और कोई काम नहीं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द, अब देखो नेम आप लिखना है, ये सोलोमन्स बुक में दे रखा है तो मैं लिखवा देता हूँ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है। देखो एक ये है और एक ये है, लेकिन ये कोई नेम याद वाद नहीं करना है ना, ये सिर्फ अच्छा इसको बोल के बताओ, क्या बताओ, एक 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 जना, हाँ आप बोलिए। ठीक है, सही है ना। लिखो आप इसको लास्ट नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा है ना। लिखो इसको, लिखो, नहीं मैं अभी क्वेश्चन, मैं भी पढ़ दूंगा कोई बात, लिखो आप, है ना। लास्ट में लिखो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये पता है मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसको इसको जैसे बुक्स में दे रखा होता है ना, और कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना, तो फिर ये रहता है कि फिर कई बार ये कि भाई ये सब नेम वगैरह क्या है। अब इसका मीनिंग देखते हैं, है ना। देखो इसमें क्या है, ये एच सी डबल बॉन्ड ओ
मतलब ये तो था ना आइसोमराइजेशन और इनोलाइजेशन, ये सब हमने लिखा। ये सब क्या है तो देखो इसको समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं यार, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या किया हमने, इधर हमने लिखा CH2OH, इधर यहाँ लिखा OH, इधर H, इधर H, इधर OH, और ये इस तरह से ये डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज। अब इसके अंदर इस मतलब जैसे हमने कोई इसको डिसॉल्व किया बेसिक मीडियम OH माइनस विद वाटर, तो अब ऐसे केस में इसके अंदर ये टॉटोमेरिन शो करेगा, है ना। टॉटोमेरिन से ये बताओ कौन सी फॉर्म है, कीटो। ये किस में कन्वर्ट होगा, इनोल। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनोलाइजेशन, है ना, इनोलाइजेशन। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे बेस इस H को हटाए फिर आप नेगेटिव लाओ यहाँ पे, तो ये सब नहीं करके मैं डायरेक्ट इसको एक यहाँ से यहाँ लेके आ जाता। तो इसका मतलब इन दोनों को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, बाकी पार्ट एज इट इज यहाँ पे आएंगे। चलिए इनोल बनाइएगा इसका। तो इनोल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ आ गया OH, और यहाँ जैसे ये जो कार्बन है इस जगह जैसे ये हो गया C, यहाँ OH, ये OH आया डबल बॉन्ड, यहाँ OH, और इसके बाद में नीचे जो कार्बन है देखो मैं समझाता हूँ यहाँ, ये CH2OH। देखिए ये यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज जाएगा हर बार। ठीक है, तो ये दोनों इन्वॉल्व यहाँ हो रहे, ये किस में कन्वर्ट हुआ, OH। बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये भी किस में कन्वर्ट हुआ, OH। बाकी का एज इट इज आप लिख लीजिए, OH, OH, यहाँ H, यहाँ OH, H, H। बताओ ये क्या हो गया यहाँ पे, इनो। मतलब ये एक तरह से इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन, ठीक है। अब मतलब ग्लूकोज जो है उसका हमने इनोल फॉर्म बनाया, तो ये हो गया इनोलाइजेशन। अब देखना, अब मैं वापस से इसका कीटो फॉर्म बनाता हूँ। तो अब मुझे दो दो फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, आप एक इधर सामने लिख सकते हैं, एक इसके नीचे लिख सकते हैं। ऐसे मेरे पास सामने स्पेस है, तो मैं यहाँ पे दोनों इस तरह से बनाता हूँ। जैसे पहला यहाँ एक फॉर्म ये बनाया OH माइनस विद H2O। देखना, अब पहला फॉर्म यहाँ बात करते हैं, एक बार समझेंगे सभी स्टूडेंट। देखो ये जो फॉर्म है, मैं इसको इससे कि OH माइनस विद H2O, तो आप देखना कि मैं इसको यहाँ लेके आया। ठीक है, बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो। अब ये प्लेनर सरफेस है, तो इसमें ये हाइड्रोजन दोनों तरफ आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये, ठीक है। चलो अब इसमें देखना यार, सभी स्टूडेंट गौर करिएगा, ये 1 ये 2, यहाँ ये 1 और ये 2। यदि सेकंड नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन आएगा वो इस साइड में ही यहाँ आ जाए, तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन तो वापस से बताओ क्या बन जाएगा, वो डी ग्लूकोज। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि भाई यहाँ पे जब ये H आए तो दोनों तरफ यहाँ आ सकता है। तो एक तो डी ग्लूकोज वाली बात तो है कि ये आपस के अंदर टॉटोमर्स हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। तो गौर करिएगा कि H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो H है वो किस साइड में आ जाए, इस साइड में, इधर ये। और बताइए बाकी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पे, फिक्स। बोलो समझ आ रहा है ये बात, है ना। चलो अब ये बताओ कि इसके अंदर बाकी सारा तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है रिएक्टेंट से, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया। तो बताओ कौन सा एपीमर बन गया, ये C2 एपीमर। ठीक है, इसका नेम बता सकते हैं आप, डी मैनो। बिल्कुल। तो आप देखो एक तरह से यहाँ इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे आइसोमराइजेशन। जैसे डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज में आपस में रिलेशन बताओ क्या होगा, ये एनेंशियोमर्स होंगे या डाइस्टीरियोमर्स होंगे, डाइस्टीरियोमर। तो एक्चुअली देखो यहाँ जो मैंने टर्म्स लिखवाई, इनोलाइजेशन, आइसोमराइजेशन, यहाँ इनोलाइजेशन के थ्रू क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है। मतलब ग्लूकोज फॉर्म उसको आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड करिए डाइल्यूट फेज, तो ये मतलब इसके साथ तो टोटमिन शो करेगा ही, लेकिन डी ग्लूकोज बताओ और किस में कन्वर्ट हो सकता है, डी मैनोज। एक पॉसिबिलिटी तो। दूसरी पे बात करते हैं, देखो देखो आप
चलिए लिखा आपने सभी ने, है ना। यहाँ डी ग्लूकोज से क्या बना, डी एनओजी। चलिए अब देखो अपन इसको इन्वॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को इन्वॉल्व करके हम लोग बात करेंगे। तो इधर से या यहाँ शिफ्ट और इधर से यहाँ शिफ्ट। तो अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले को इन्वॉल्व करके, OH माइनस विद वाटर। अब सेकंड के लिए जो स्ट्रक्चर लिखनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ देखो, इसको तो इधर लिख देते हैं डी मैनो। अब यहाँ सेकंड वाले पे बात करें तो देखो सेकंड वाले पे बात करें तो जो मैंने ब्लू से मार्क किया बस उसी पे आप देखिएगा। तो ऐसा आप देखोगे तो ये हो जाएगा, देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और नीचे जो बाकी के हैं उनमें कॉन्फ़िगरेशन सेम, आप चेक कर सकते हो, आपको समझ आएगा। यहाँ H, यहाँ OH, इधर H, इधर H, इधर CH2OH, तो ये हो जाएगा डी फ्रक्टोज। हाँ, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गई करेगी। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं, ये वाया इनोलाइजेशन। ये अब यहाँ ग्लूकोज पे सारी बातें हो गई हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के बाद में नेक्स्ट मोनोसेक्राइड पे बात करते हैं, फ्रक्टोज। अब इनमें सिर्फ छोटे छोटे पार्ट है, फ्रक्टोज और बाकी सारे, ग्लूकोज में जितना टाइम लगना था वो लगा। अब फ्रक्टोज के अंदर यहाँ सबसे पहला तो हम लोग यहाँ बात करें, मोलिकुलर फॉर्मूला तो वही हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा कि फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज। मतलब यहाँ पे फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज। अब इसका स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला बनाए, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले अपन ने ये पढ़ रखा है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, बताओ यहाँ दोनों तरफ कार्बन, ऊपर क्या रखे बताओ CH2OH। अब बीच में CHOH आएंगे, अब क्योंकि हेक्सोज है तो टोटल 6 कार्बन। अब यहाँ बताओ अभी कितने कार्बन कवर हो गए, यहाँ पे 2, लास्ट में बताओ क्या आएगा CH2OH, 3 कवर हो गए। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में लास्ट के 3 काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, सेम। तब ग्लूकोज में बताओ इधर क्या था, OH, इधर OH, यहाँ H, इधर आया OH, इधर H और इधर H। बस ये फ्रक्टोज हो गया, आराम से ध्यान रख सकते हैं। कीटोहेक्सोज है तो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन जरूरी है, टोटल हो जाएंगे 6 कार्बन। अच्छा अब बताओ ये कौन सा फ्रक्टोज हो गया, डी फ्रक्टोज या एल फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। और इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है -92.7। बताओ कैसा हो जाता है ये, लीवोरोटिक। एक्चुअली इन सब में परेशान नहीं होना, आप तो जैसे इनको लिखो, फिर आप जब क्वेश्चन करो तो ऐसे केस में कहीं जरूरत पड़े तो इनको काम, जितनी जरूरत पड़ती है वैसे फिर ध्यान में आता जाता है। लीवोरोटिक -92.7। चलिए ये हो गया यहाँ पे डी फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब देखो जो मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ इसमें, तो वो फिर अलग से लिख के आप उधर करिएगा। देखो यहाँ से OH का मतलब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसने इस पर अटैक किया, इधर से ये रहा। बताओ अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। लेकिन यहाँ OH दोनों तरफ आ सकता है, जानते हैं ये बात, है ना। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई तो डी ग्लूकोज से ही 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक बार OH राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में। बताओ उनको नाम क्या देते हैं अपन, अल्फा बीटा। चलिए बिल्कुल सही बात। तो आपको ऐसे लाइन इसमें भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो, फिर यहाँ पे बाकी अलग से इसमें ये अटैक करा के और फिर यहाँ स्ट्रक्चर्स बनाइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर OH तो इधर आ गया CH2OH। चलिए उसके बाद में
ये मतलब सेकंड नंबर कार्बन था, जैसे फर्स्ट वाला तो ये हो गया, सेकंड जिस पे अटैक हुआ, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ बाकी को लिखे हम लोग, तो इधर आ जाएगा H, इधर OH, फिर नेक्स्ट यहाँ पे H, इधर OH। अच्छा, फिर अगला जो यहाँ आया H, इस ऑक्सीजन को यहाँ पुट किया, ये CH2OH, राइट साइड से अटैक हुआ, इसी साइड में क्या आया OH, जिस साइड से अटैक हुआ उसी साइड में यहाँ पे OH। बताओ क्या हो जाएगा, ये अल्फा डी फ्रैक्टोज, अल्फा डी फ्रैक्टोज। अच्छा, एक डेटा देखो लिख लो, एक इसमें क्या था आपकी शीट में, एक वो डेटा डेटा दिया जिसको मैं लिखवा देता हूँ। वो आप जहाँ पे हमने ग्लूकोज में मीटा रोटेशन पढ़ा, वो एक बार पेज निकालिएगा, न्यूटा रोटेशन जहां पड़ा है ना, बस लिख लो जहां जरूरत पड़ेगी देखते। न्यूटा रोटेशन में मैंने एक तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर लिखी थी डी ग्लूकोज, और उसके लेफ्ट एंड राइट में अल्फा एंड बीटा हमने बनाया। न्यूटा रोटेशन, मीटा मीटा रोटेशन जहां पे एनोमर, एफीमर, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देन म्यूटा रोटेशन मिला सभी को, है ना? चलो अब देखो उसमें एक काम करना, जो अल्फा वाली यूनिट है, अल्फा वाली यूनिट, उस जहां पे हमने लिखा है अल्फा डी ग्लूकोज, वहां पे उसका एक परसेंटेज लिख लो कि ये 36%, ये जैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं ना, 36% तो ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है अल्फा। समझ आया क्या? जहां म्यूटा रोटेशन आपने लिखा पढ़ा है, वहां पे जो अल्फा वाली यूनिट है उसके नीचे लिख लो 36%। हाँ, अल्फा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई ना अपने, नहीं नहीं ये तो ए साइक्लिक है भाई, एक तो ए साइक्लिक थी, उसके राइट साइड में हमने कौन सी बनाई थी, अल्फा, उस अल्फा के नीचे लिख लो 36%। और लेफ्ट साइड वाली जो बीटा है, बीटा में देखो सारे के सारे ग्रुप कहाँ पे आ रहे थे, इक्वेटोरियल, है ना, तो उसका परसेंटेज है इस 36 का उल्टा किया 63.8%, 63.8% बीटा वाली है। उसके नीचे लिख रहा है देखो स्ट्रक्चर के नीचे बीटा, और जो एसाइक्लिक फॉर्म है जिसके नीचे केवल डी ग्लूकोज लिखा है, उसके नीचे लिख लो 0.2%। अब ये परसेंटेज याद वाद नहीं, एक जैसे कहीं क्वेश्चन में कहीं काम आ सकता है, कहीं पे डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट ये दे दे, ठीक है। एसाइक्लिक फॉर्म ये अल्फा है 36, ये बीटा है, और ये जो है एसाइक्लिक फॉर्म न्यूटा रोटेशन में, जहां पे हमने एक दूसरे तरीके से उसको फोल्ड करके अटैक करने का, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ये बना अल्फा डी ग्लूकोज। बताओ OH को उधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा, मतलब फ्रक्टोज है, बिल्कुल सही है। यहाँ CH2OH बनाओ यार इसको फटाफट, इधर H, इधर OH, इधर H, यहाँ ये आया, और इधर हो जाएगा CH2OH, ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखो, बताओ अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज में क्या रिलेशन होगा, बताओ ये एपीमर्स होंगे या एनोमर्स होंगे? देखो जहां साइक्लिक स्ट्रक्चर पे ये वाला कार्बन जहां रिंग बन रही होती है, क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। इस एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, बाकी सभी में सेम हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमर्स। एनोमर्स याद करो यार, है ना, जहां कहीं रिंग बन रही हो, बोलो यार याद है ये, है ना, और इसके अलावा बाकी किसी कॉन्फिग कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो एपीमर। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लगा के कि अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर, आर एनोमर, ANO, एनोमर। अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर। अब नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो
फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर या हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखो इसको फ्यूरेनोज क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि फ्यूरेन फ्यूरेन जो होता है वो 5 मेंबर रिंग होती है इस तरह की, जानते हैं आप ये, है ना। तो FURAN तक भी बोलते हैं और लास्ट में ई भी लगाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फ्यूरेन जो है ना यहाँ, ये 5 मेंबर रिंग, तो इसमें भी इसको इस तरह की 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर। यहाँ देखो, अब देखो, अब सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो यहाँ इसको इसमें कन्वर्ट करने का वही तरीका रखते हैं, हालांकि इस आप कैसे भी बना सकते हैं, पिछली क्लास में जैसे रिपोर्ट में 2 बताया था। अब इसमें जो मैं चेंज करूं तो आप अलग से लिख के थोड़ा देख सकते हैं, बाकी जैसा भी आप मैनेज करें, है ना। देखो आसान, देखिए क्या किया हमने, बताओ इनमें क्या कर दिया हम लोग, इवन नंबर इंटरचेंज। पहले तो इसको आपस में इंटरचेंज किया, बताओ यहाँ क्या लगा दें, H, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, CH2OH, एक इंटरचेंज, ठीक है। ये दूसरा कर दें ये वाला इंटरचेंज, बताओ यहाँ क्या लगा दें हम लोग, H, और इसको कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दें, इस जगह कनेक्ट, ये 2 इंटरचेंज इसमें ये हो गए। तो अब यहाँ और यहाँ कोई कार्बन वगैरह कुछ, अब देखो ये है यहाँ पहला कार्बन, मतलब इस कार्बन चाहिए, ये पहला कार्बन है, लेकिन ये रिंग का एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा और ये चौथा ये कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। चलो वहां से स्टार्ट करते हैं, जो इधर वाले उनको ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड वाले को यहाँ, तो इस वाले कार्बन को यहाँ ऊपर की तरफ बताओ कौन सा ग्रुप, CH2OH, यहाँ बताओ क्या, OH, ये जैसे फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड, है ना। मैं यहाँ पे ऐसे बताऊं आपको, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, तो इस तरह से मिल गया। अच्छा अब देखो अगले पे बताओ, यहाँ बताओ क्या, OH, यहाँ H, चलिए अगला बताइएगा, इधर क्या आ जाएगा, H, यहाँ OH। अच्छा फिर अब यहाँ बताओ इधर क्या, CH2OH और यहाँ H, बनाइए। थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे। चलो अब बताओ इस यहाँ लिंकेज वाला कार्बन को दिखाई दे रहा है आपको, ये है देखो, तो इस पे बताओ क्या है, 2 ऑक्सीजन, बताओ कैसी लिंकेज है इसमें, हेमी एसिकल, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के आगे कार्बन, ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन, अब हेमी एसिकल है, तो बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर होगा या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। अब क्या ये मीटा रोटेशन शो करेगा, यस। क्या ओसाजोन फॉर्म करेगा, यस, ओसाजोन ये फॉर्म करेगा, है ना। ये सब बातें आती है, तो ये सब लिख लेंगे एक बार। अब यदि बताओ बीटा बनाना है, तो जहां लिंकेज वाला कार्बन है, बताओ ऊपर क्या कर देंगे, OH, नीचे CH2O, क्योंकि ये एनोमर्स है तो लिंकेज वाले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग यहाँ। चलिए तो बनाइए बीटा यहाँ। अच्छा अल्फा की देखो पहचान देखो, ये लिंकेज वाला कार्बन, इधर बताओ क्या हो गया, ये OH, और इधर बताओ कौन सा, CH2OH। बोलो यार समझ पर, ये अपोजिट साइड में है तो कौन सी यूनिट हो गई, अल्फा। आप पढ़ रहे हो ना कार्बोहाइड्रेट, हाँ पढ़ना, लेकिन नहीं तो फिर पता है ये सब तो लास्ट वाले टॉपिक से ये कंप्लीट हो आ जाएंगे, जैसे अभी अगले टर्म तक कार्बोहाइड्रेट खत्म, फिर हम प्रोटीन की तरफ यहाँ मूव करेंगे। तो इनको कॉपी कॉपी को आप एक बार कोशिश करें, कॉपी को तो आप अभी कार्बोहाइड्रेट खत्म होने तक 2 3 बार लिखें इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ बीटा डी फ्रक्टोज बना लेते हैं।
चलिए अब बीटा डी फ्रक्टोज में यहाँ OH, यहाँ CH2OH, OH आया इधर H, इधर H, यहाँ OH, बीटा डी फ्रक्टोज लिख दो या फ्रक्टोफ्यूरेनोज। चलिए अब देखना, अब इसमें देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, यार एक तो अपन ने अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद कर रखी है ना, अपन अल्फा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी याद करते हैं। देखो रिंग में बताओ कितने कार्बन है, 4, टोटल होते कितने हैं, 6, तो इसका मतलब 2 ग्रुप तो CH2OH की फॉर्म में आएंगे आएंगे, ठीक है। चलो अब देखो लिंकेज वाले कार्बन पे, लिंकेज वाले कार्बन पे OH नीचे, गौर करिएगा कहाँ है नीचे, फिर बताओ आगे ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर किस फॉर्म में है, CH2OH, लेकिन यहाँ नीचे केवल फिर H ही आना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ CH2OH, मतलब कहने का मतलब देखो मैंने आपको सिस्टमेटिकली यहाँ से यहाँ कैसे आना है आप आ सकते हैं बिना, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि इसको थोड़ा लिखकर ध्यान रख ले, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से यहाँ तक आ ही सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे इसमें देखो कुछ थ्योरी पॉइंट्स है उनको लिख लेते हैं। देखो फ्रक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, fructose is a reducing sugar. It shows mutarotation. It shows mutarotation and form osazo. And form osazo. अब बताओ, देखो अब जैसे ओसाजोन की जहां तक हम लोग बात करें, तो आप ये देखो कि यहाँ ग्लूकोज की बात करें या फ्रक्टोज की बात करें, बताओ यहाँ पे शुरू के 2 कार्बन के बाद कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या आ रहा है, सेम। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन शुरू के 2 कार्बन के बाद में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सेम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैसा ओसाजोन देते हैं, सेम टाइप, बोलो है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव सेम टाइप ऑफ ओसाजोन। रीजन आप जानते हैं कि मतलब यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव सेम टाइप ऑफ ओसाजोन, मतलब ये इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सेम, ये इस बात को प्रूव कर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सेम टाइप का ओसाजोन देते हैं, जो किस बात को प्रूव कर रहा होता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। देखो अब एक बात बताओ कि कोई जैसे मोनोसेकेराइड, उसके सेकंड नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, लेकिन बाकी सभी जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, C2 एफीन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी C2 एफीमर होंगे वो सेम टाइप का ओसाजोन होंगे। चलो इसको इतना घुमा फिरा के बात नहीं करते, बात ऐसे खत्म करते हैं, 2 कार्बन के अलावा बाकी सभी जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, तो बताओ कैसा ओसाजोन देगा वो, सेम टाइप, यहाँ पे लिखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखिएगा, देखो द एसाइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, लिखिए फटाफट, द एसाइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज हैव अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, the acyclic form of fructose have alpha hydroxy ketone which can reduce, the acyclic form of fructose have alpha hydroxy ketone which can reduce tolerance reagent and Fehling solution, which can reduce tolerance reagent and Fehling solution. Next line से लिखिएगा, in presence of base, in presence of base, fructose tautomerizes, in presence of base, fructose
tautomerizes and its aldehydic form will give positive test with Tollens reagent and Fehling solution. Its aldehydic form will give positive test with Tollens reagent and Fehling solution. वापस बोलो या हो गया, लिख लिया? हाँ चलो। अब देखो इसमें, वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि इसके अंदर क्या होगा कि ये फ्रक्टोज है, यहाँ H, इधर OH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और बाकी का ग्रुप यहाँ OH, इधर ये लिखा हमने, यहाँ CH2OH। अब इस पार्ट को हम बार बार नहीं, इसको R हमने, तो जैसे ही आप टॉलेंस रिएजेंट मिलाओगे, बताओ कैसा मीडियम होगा उसमें, बेसिक है ना, टॉलेंस रिएजेंट आपने मिला, बताओ इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ टॉटोमेरिक, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ टॉटोमराइज होगा तो वही अभी जो बात किए हैं वही बात है, बस थोड़ा सा और लिखवा देते हैं, चलो लिख दिया कि यहाँ पे ये रखा, बताओ यहाँ क्या लगा दिया जाए, R। बोलो यार ये समझ आ रहा है मैं क्या, और फिर इसके बाद में इसमें यहाँ इसको लिखा, इसको इधर लिखा, वही अभी जो लिखा बस उसी को वापस से एक बार हमने देख लिया, यहाँ OH, यहाँ पे H और यहाँ R। तो एक तरह से बताओ ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कौन सा ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड। बताओ फ्रक्टोज टॉटोमराइज होकर क्या बना सकता है, ये मतलब एक तरह से फ्रक्टोज किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, CH है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप फ्रक्टोज के अंदर टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं तो ये टॉटोमराइज हो जाता है, और टॉटोमराइज होकर ये एक तरह से एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कीटो ग्रुप, और इस वजह से बताओ ये उसके साथ रिस्पॉन्ड करता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या दे देगा, पॉजिटिव। बोलो यार समझ पा रहे हैं क्या, ये आसान है। यहाँ पे हम इस बात को पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की कर ली थी, और आपको ये सब नहीं करना, कोई बात नहीं, छोड़। बताओ ये क्या है, बताओ इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं क्या, यस, बस ये तक तो उसकी बात, ठीक है। ये सुक्रोज जो है ना, केन शुगर है ना, जो हम लोग जनरली शुगर काम में लेते हैं, उसमें ये क्या रहता है, सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स होता है ना, वो प्लांट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स होता है प्लांट, तो सुक्रोज में देखो अपना केमिस्ट्री के क्या क्या काम की बातें हैं उसको लेके आगे लिखे अपन, है ना। तो लिखो, उसको लिखो, वो पहले वैसे लिखा हुआ है लेकिन लिखना है तो फटाफट फटाफट जैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, और इस स्टेटमेंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा जो मैं लिखा रहा हूँ, ग्लूकोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, हाँ, सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब ये याद रखना पड़ेगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, इसका ये बताओ क्या होता है, डाइसैकेराइड। चलो ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखिए, एक बार देखेंगे फिर बाद में आप ड्रॉ करना। देखो अल्फा डी ग्लूकोज याद है सभी को, डायरेक्ट अपन बात करें अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। चलो बताओ क्या, यहाँ बताओ H, यहाँ OH, यहाँ नीचे तो आगे भी नीचे, ठीक है, आगे फिर बताओ ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर CH2OH की, ये दोनों अपोजिट साइड में कौन सी यूनिट हो गई, अल्फा। लेकिन अभी आप एक बार देखना इसको कि आपको कैसे करना है। चलिए
अभी आप लिखेंगे नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा क्योंकि इतना थोड़ा समझना जरूरी है। अब आपको डायरेक्ट नहीं बनता तो मैंने प्रोसेस बता रखा है, अल्फा डी ग्लूकोज। चल अब देखो बीटा डी फ्रक्टोज, लेकिन अपन एक काम करते हैं, अपन अल्फा वाली यूनिट याद रखते हैं जैसे इसके अंदर। तो अपन यहाँ एक काम कर लेते हैं कि अल्फा, देखो अल्फा हमने कैसे याद किया था उसको रिकॉल कर, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये किया और ऐसे थोड़ा लिख लेते हैं ताकि ये ग्रुप अच्छे से आए। चलो अब देखो, अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में इधर क्या था बताओ, ओ एच, और यहाँ क्या था CH2OH, ठीक बात है ना। ओ एच यहाँ कहाँ आया, नीचे, बताओ नीचे यहाँ पे आया तो आगे बताओ क्या कर देंगे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर किस फॉर्म में, CH2OH, बताओ यहाँ क्या लगा दें, H, ठीक है ये। लेकिन ये CH2OH एंड OH ये अपोजिट साइड में कौन सी यूनिट है, अल्फा, हमें क्या चाहिए, बीटा। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH, यहाँ तक ठीक है यार, है ना। चलो अब देखो आगे देखो, हमने क्या किया यहाँ, इधर एक बार जैसे ये इस तरह से नंबर ये होते, फर्स्ट नंबर कार्बन और ये से, यहाँ पे हमें पता है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, बोलो क्लियर है ये, है ना। अब इसमें क्या होता है कि डाइसेकेराइड बनता है मोनोसेकेराइड्स के आपस में मिलने से। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे जो OH है, एंड फ्रक्टोज का जो ये सेकंड नंबर वाले कार्बन पे OH है, ये दोनों आपस में मिलकर लिंकेज बनाते हैं। तो लिंकेज कैसे बनाएंगे बताओ, ये दोनों मिलकर वाटर रिलीज करेंगे। तो आप एक काम करेंगे, हम लोग डाइसेकेराइड और भी पढ़ेंगे, तो आप एक बार कैसे बना सकते हैं, इसको लिखें, बीच में लगा दिया प्लस, एरो पे बताओ माइनस क्या कर दिया, H2O, बताओ ऐसे करके क्या रिलीज कर देना है, H2O। चलो देखो एक बार, अब वाटर जब यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो ये यूनिट आपस में कनेक्ट होगी, कनेक्ट होगी, बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और ये इस तरह से कनेक्ट होगा। बोलो यार ये बात समझ में आई क्या, है ना। दोनों OH ग्रुप से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। चलिए अब आगे समझिए कि डाइसेकेराइड जब आपस में कनेक्ट होते हैं और जो लिंकेज बनती है, उस लिंकेज को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ध्यान देना एक बार, मैं आपको ये सारा लिखने का टाइम दूंगा, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन अब देखो इसका नेम, यदि पूरा नेम देखो तो इस तरीके से, ये यूनिट बताओ कौन सी है, अल्फा, ये बताओ बीटा। तो अल्फा बीटा, बताओ कहां से लिंक हुआ, 1 और 2 से, ये 1 और ये कहां से, 2 से, अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है उसको हम लोग कौन सी लिंकेज बोलते हैं बताओ, एसिटल लिंकेज। देखिएगा समझने पे ध्यान देना एक एक पॉइंट पे। आप मुझे इसमें ऐसा कार्बन बताओ जिसमें ऐसा कार्बन बताओ जिसमें 2 ऑक्सीजन लगाओ, बोलो फर्स्ट। अब इस पे 2 ऑक्सीजन लगा, मतलब ये लिंकेज वाला कार्बन, बताओ ये एसिटल लिंकेज है या हेमी एसिटल, एसिटल। समझ आ रहा है सभी को, इसमें ऐसा कार्बन जिसपे 2 ऑक्सीजन लगे हो, सेकेंड, इसमें कैसी लिंकेज है, एसिटल, बोलो, है ना। तो ये जो हमेशा ये ऐसी लिंकेज जो 2 मोनोसेक्राइड्स को कनेक्ट करे, ये कौन सी लिंकेज होगी, एसिटल। अब बताओ टॉलेंस रिएजेंट मिलाने पर ये रिंग ओपन होगी क्या, नहीं। तो रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूस, नॉन रिड्यूस, क्या म्यूटा रोटेशन शो करेगा, नहीं, ऑसाजोन फॉर्म करेगा, नहीं। अब इसको लिखना कैसे है, देखो लिखना आपको ऐसे, ये बात तो तय है कि यहाँ पे OH OH होंगे तभी ये बना। तो आप ये स्ट्रक्चर लिखो, प्लस लगा के ये लिखो, यहाँ OH यहाँ OH, एरो लगा के वाटर रिलीज करके ये लिंकेज बना दी, लेकिन तुरंत लिखिएगा।
लिखा आपने, बनाओ करिए। इसका ऑप्टिकल रोटेशन लिख सकते हैं +66.5, +66.5 है हम। टेक्स्ट रोटेट कीजिए। अगली क्लास का पहला टारगेट होगा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट, देन डिस्कशन की जाएगी, है ना। तो ज्यादा कुछ बचा नहीं अभी कार्बोहाइड्रेट वगैरह पे, लेकिन अगली क्लास में तो प्रोटीन, प्रोटीन 2 लेक्चर तो मतलब प्रोटीन वैसे 1 लेक्चर का है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोटीन हो गया, देन पॉलीमर, फिर उसके बाद में पीओसी, और फिर कुछ जो 11 की कुछ चीजें जो है वो पहले ऐसी जैसे कि रासायनिक टेस्ट और ये सब, है ना, वो वैसे 11 पे हो जाता है, लेकिन कुछ वहां कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सीक्वेंस ही रहेगा आपका, इसमें इनका टारगेट है। तो अगर देखा आपने ये सब में, है ना। चलो थोड़ा सा अब और समझना पड़ेगा यहाँ। देखो क्या है कि अपने जो एनसीईआरटी की ना उसमें क्या कर रखा है कि इन दोनों, ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना हुआ, इस 5 मेंबर्ड रिंग को यहाँ रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको यहाँ रख के कैसे स्ट्रक्चर बनाए। तो तुरंत इसको, तुरंत थोड़ा लिखो इसको फटाफट इसको। लिखा लिखा आप सबने, है ना। चलो अब देखो, यहाँ है ओ एच, जैसे मैं अब मोनोसेकेराइड यूनिट जो है उस पे लिखता हूँ, यहाँ ओ एच है, यहाँ पे भी क्या है ओ एच। अब देखना, गौर करिएगा, यदि मैं इस यूनिट को उठा के इधर लेके चला जाता हूँ तो दिक्कत ये आती है कि इस ओ एच और इस ओ एच को आपस में यार कंबाइन ही नहीं करा पाऊँ, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे इस तरीके से लिखूं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर में भी आ जाए, उनके बीच में लिंकेज भी बन जाए। हाँ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, पलट दूंगा। लेकिन इसको देखो, एक बात ध्यान रखिए, जैसे ये है 6 मेंबर, जैसे यहाँ इस तरह से इधर जैसे यूं करके यूं है, बताओ इस कॉर्नर में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये है 6 मेंबर, और उसके नीचे यहाँ 5 मेंबर है। ये इस तरह, बोलो यार समझ पा रहे हैं, ये इस तरह से, और बताओ यहाँ पे क्या बनी हुई लिंकेज। तो अब नीचे वाली रिंग है, बताओ इसमें यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, और ये बताओ क्या बन गई, 5 मेंबर। समझ पा रहे हैं ये सब। चलो अब देखो, जैसे हाँ ये कर लेते हैं इसे, इस जगह क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और ये यहाँ ऑक्सीजन है, और ये क्या बन गई, 5 मेंबर। मैं इसको पलट दूं तो ऑक्सीजन तो वहां के वही रहा, है ना, बोलो, है ना। अच्छा बताओ, इस कॉर्नर पे यहाँ कितने नंबर वाला कार्बन है, 2। मैं इसको ऐसे पलट दूं तो इधर क्या आ जाएगा, 2, और इधर क्या चला जाएगा, 5। और बताओ जो भी ग्रुप ऊपर की तरफ, वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे। चलो अब अपन एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा आप कैसे यहाँ ड्रॉ करना है, कि सबसे पहले तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ना उसको एज इट इज मैंने बनाया। तो इसके लिए तो तुरंत हम लोगों ने ये किया, एच ओ एच, एक बार आप थोड़ा सा देख लो, आप है ना, ये ओ एच हो गया, इधर ओ एच, इधर एच, ऊपर यहाँ पे कहा आया, नीचे, और ये CH2 OH, और यहाँ एच। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं 180 डिग्री से इसको रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेशन। अब देखो क्या होगा, गौर करना यार, बस इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब मैंने इस वाली स्ट्रक्चर को इस तरीके से पलटा तो ये 2 आ जाएगा इधर, और इधर क्या बताओ, 5। बस इतना सा करते ही अब आराम से ये बताओ, यहाँ क्या लिखे, 3, और यहाँ 4। चलो अब यहाँ एक काम करना है कि आप उसको, आपको वो स्ट्रक्चर देखनी है, और जो ग्रुप ऊपर है उनको नीचे, और फिर ऐसे बताओ सेकंड नंबर कार्बन पे उसको देख के बताओ, यहाँ क्या रखूं मैं, CH2OH, बताओ यहाँ क्या लिखूं, OH। थर्ड पे बताओ, थर्ड पे यहाँ H, यहाँ OH। फोर्थ पे बताइए OH H। फिफ्थ पे बताइए HCH2OH। अब इसका फर्स्ट नंबर कार्बन और इसके सेकंड नंबर कार्बन, बताओ क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर, और ये ग्लाइकोसाइड। आप डायरेक्ट ये बना लो हर बार वाटर, क्योंकि जहां लिंकेज हो गया आपको समझ ही आ जाएगा कि यार 2OH एंड वाटर,
ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है और समझा कुछ नहीं रखा उसमें, है ना। वो सीधा सीधा कैसे क्या बना हुआ था। तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अब आप जाने, है ना, कैसे मैनेज। आप वो मतलब उधर 180 ऐसे कर देना, थोड़ा सा आप देखो यार, आपको मतलब बाद में समझ में आ जाए उतना उस हिसाब से अपने देख। बाकी ये सुक्रोज हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ फटाफट लिखो, है ना। चलिए, तो अब देखो ये हो गया सुक्रोज, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर वगैरह पे बात हो गई। अब एक तो थ्योरी पॉइंट्स में देख लेता हूँ, कुछ लिखाने वाले हैं तो वो लिखते हैं। लिखो इस पे। हाँ लिख लो यार, लेकिन अरे जल्दी से लिख लो यार। हाँ, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ। देखो, इट इज, थोड़ा सा बीच बीच में लिखते भी रहिएगा तो स्ट्रक्चर भी प्रॉपर। इट इज वाइट, ये सब कोई पूछने वाली बात तो ये नहीं है, लेकिन लिख लो एक बार। इट इज वाइट कॉमा क्रिस्टलाइन एंड स्वीट सब्सटेंस। It is white, crystalline and sweet substance, soluble in water. It is white, crystalline and sweet substance, soluble in water and obtained from the sugar cane. Obtained from obtained from the sugar. अब देखो ये सब तो आपको पता है ना, C1 एंड C2 के बीच में ये सब, या चलो लिखो, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो। सुक्रोज हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। Sucrose has glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose. Sucrose has glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose and C2 of C2 of beta D fructose and C2 of beta D fructose. So it is described as so it is described as अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा बीटा ब्रैकेट में 1,2, अल्फा बीटा ब्रैकेट में 1,2 ब्रैकेट 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एसिटल लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज is a non-reducing sugar because it has sucrose is a non-reducing sugar because it has stable acetyl linkage
it has stable acetal linking and in aqueous solution and in aqueous solution it cannot give in aqueous solution it cannot give free carbonyl flow. In aqueous solution it cannot give free carbonyl flow. चलो अब आप लिखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. देखो हाइड्रोलाइसिस में आप देखो यहां लिखो सुक्रोज और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है +66.5. बताओ ये सुक्रोज का जो ये मिक्सचर है यहाँ मतलब ये सुक्रोज जो है ये कैसा हो जाएगा बताओ डेक्स्ट्रोरोटी. कैसा है बताओ डेक्स्ट्रोरोटी. अच्छा इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो अब देखो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोलाइसिस मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ देना वाटर के साथ रिएक्शन. तोड़ेंगे तो ये जो साइक्लिक रिंग है ये क्या हो जाएगी ओपन हो जाए. तो अब अल्फा बीटा तो कब काम नहीं देते हैं जब रिंग बनी हुई. तो अब ओपन होते ही तो जैसे एक तो जैसे ये था अल्फा डी फ्रक्टोज तब ओपन होते ही तो अल्फा अल्फा कुछ होगा नहीं. तो एक तो जैसे क्या हो जाएगा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज था ना तो क्या रह गया बताओ डी ग्लूकोज प्लस बताओ क्या रह गया बीटा फ्रक्टोज. अरे डी फ्रक्टोज. समझ पा रहे हैं ये मैं क्या लिख रहा हूं है ना. चलिए अब ये बताओ कि डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन कितना था +52.7. अच्छा और इसका बताओ ऑप्टिकल रोटेशन कितना लिखा -92. अच्छा अब देखो सुक्रोज जो था वो बताओ कैसा था डेक्स्ट्रोरोटेट. लेकिन जब उसका हाइड्रोलाइसिस किया गया तो अब देखो ये +52.7 और ये -92.7. तो बताओ ओवरऑल यहाँ पे कैसा मिक्सचर बच गया लीवरो. मतलब इस प्रोसेस को हम लोग एक नेम देते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर. इन्वर्जन ऑफ शुगर का मतलब ये होता है कि हाइड्रोलाइसिस से पहले जैसे सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो रिएक्शन मिक्सचर है वो लीवोरोटेटरी हो जाता है. तो इस तरह से ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होना इन्वर्जन ऑफ शुगर यहाँ पे हम लोग. तो इसको तो मैं लिखवा दूंगा पहले आप फटाफट ये लिखा. लिखो लिखो जल्दी से. इसको लिखकर फिर एक लिखिएगा इन्वर्जन ऑफ शुगर. पहले इसको लिख लीजिए. लिखे अपन inversion of sugar लगा के लिखो the process in which dextrorotatory sugar the process in which dextrorotatory sugar changes into levorotatory process. The process in which dextrorotatory sugar changes into levorotatory product is called inversion of. The process in which dextrorotatory sugar changes into levorotatory product is called inversion of sugar. आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्वर्टेड शुगर. इसको इन्वर्टेड शुगर भी कई बार है ना इन्वर्टेड शुगर. इन्वर्टेड शुगर. चलिए तो सुक्रोज जो है उसमें जो डाइसैकेराइड है एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का. अब नेक्स्ट डाइसैकेराइड यहां लिखेगा माल्टोज.
चलो माल्टोज के लिए लिखो it is a disaccharide of alpha D ketose. माल्टोज के लिखिएगा it is a disaccharide of alpha D ketose. अब अपने लिए आसान हो गया इसकी स्ट्रक्चर बन। अब अल्फा यूनिट बताओ यहाँ क्या रखते हैं OH। अब अल्फा कंफर्म करना है तो यहाँ क्या कर दें CH2OH। चलिए ये नीचे तो आगे भी नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, बिल्कुल सही। ये यहाँ पे ये हो गया अल्फा यूनिट। अब अल्फा को ही अल्फा से कनेक्ट करना है, बहुत ही आसान। तो ऐसे केस में वापस से अल्फा यूनिट हमने बनाई, अब इसको देख के ही बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ OH यहाँ H इधर OH, इधर बताओ क्या आया CH2OH और यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा बस एक छोटी सी बात, देखो किन एटम्स को कनेक्ट करना है ये थोड़ा आइडिया अपने को रहना है। ये 1 2 3 4 5 ये 6, एक यूनिट है उसका फर्स्ट नंबर कार्बन और सेकंड का फोर्थ नंबर कार्बन। ये एक्चुअली जहां कनेक्ट होते हैं ना वो देखना है। बताओ दोनों मिलकर क्या रिलीज करेंगे यहाँ से वाटर, और फिर इसके बाद में ये ग्लाइकोसाइड। तो ये भी अल्फा यूनिट ये भी अल्फा यूनिट। तो अब इसका जो नेम दिया जाएगा वो नेम दिया जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक यूनिट। नोट करेंगे, आप बना सकते हैं ना एग्जाम में आराम से, है ना। कहीं ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी मान लीजिए तो कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी बात करी, तो एक बार लिखो आप। अगले टर्न शीट अपने साथ रखिएगा बायोमोलिक्यूल्स की। कार्बोहाइड्रेट खत्म करके दो चार क्वेश्चन भी शीट से अपन एग्जाम में आए तो ट्राई करेंगे। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिखा यहाँ तक सभी में, है ना। हाँ तो जल्दी चलो देखो, इसके आगे अपन स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहे हैं, लेकिन जैसे एक बात बताओ, ये लेफ्ट साइड में जो यूनिट है उसमें लिंकेज वाला कार्बन कौन सा है? 1 हेमी एसिटल और एसिटल। तो बताओ ये, अब इसको बहुत बढ़िया से लिखना भाई, क्योंकि एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डाइसेकेराइड देके लेफ्ट और राइट वाली यूनिट पे बात कर चुका है। बताओ ये रिड्यूसिंग यूनिट है या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। अच्छा, ये तो हुआ इसके लिए। जो राइट साइड में यूनिट है उसमें लिंकेज वाला कार्बन कौन सा? फर्स्ट कौन सी लिंकेज है वहां? हेमी एसिड। देखो लिंकेज जो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है ये तो हमेशा एसिड लिंकेज होती है। जैसे दो आपस में कनेक्ट है तो ये तो वैसे ही अपन, बाकी अपने पास तरीका ये भी, ऑक्सीजन के आगे कार्बन, ऑक्सीजन के आगे कार्बन। यहाँ पे ये जो है ना, ऑक्सीजन के आगे कार्बन, ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन, हेमी एसिड लिंकेज है। तो ये वाली यूनिट कैसी हो जाएगी? रिड्यूसिंग यूनिट हो जाएगी। तो दो में से एक भी रिड्यूसिंग यूनिट हुई तो ओवरऑल बताइए माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग शुगर। अब बस एक काम और करते हैं फिर क्लास ऑफ करते हैं। अपन इसको चेयर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों 6 मेंबर रिंग है ना। चलिए देखिए, चलो अब देखो
यहाँ इसमें ये 1 2 3 4 और ये 5, बताइएगा, करें अपन, है ना। बताओ लेफ्ट साइड वाली रिंग देखिए, वो देखिएगा यहाँ। बताओ फिफ्थ नंबर पे CH2OH किस पोजीशन पे रखते हैं हम लोग, इक्वेटर। चलो अब बताओ 5 एंड 4 ये दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, बोलो, ट्रांस। ध्यान दे रहे हैं आप, है ना, ट्रांस। तो ये ऊपर, तो ट्रांस के लिए नीचे, नीचे एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये तो कौन सा होगा बताओ, एक्सियल। चलिए 4 एंड 3 आपस में बताओ कैसे हैं, ट्रांस, ये नीचे, तो ये बताओ ऊपर, इक्वेटोरियल। 3 एंड 2 बताओ, ट्रांस, ये ऊपर, तो ये नीचे। अच्छा 2 एंड 1 देखो, यहाँ OH कहाँ था, नीचे, बाद में तो ग्लाइकोसाइड। तो ये 2 एंड 1 कैसा था, सिस, तो यहाँ नीचे, तो यहाँ पे भी सिस। कौन सा बताओ लिंकेज, ये किस पोजीशन पे आया, एक्सियल। बोलो समझ आ रहा है। चल अब आगे देखो, आगे अपन, मैं दूसरा एक रिंग बनाता हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा समझिएगा, मैं पहले बना दूँ। एक बार देखिए, मैं लिंक कर दूंगा बात को, है ना। देखना 1 2 3 4 5, बताओ 5 यहाँ, ये बताओ कौन सा ग्रुप, बताओ CH2OH, यहाँ इक्वेटोरियल। बताओ यहाँ और यहाँ ये कैसे थे, ट्रांस, तो ये ऊपर, तो ये कहाँ, नीचे। तो देखिए ये ऊपर, तो ये कहाँ पे, नीचे, समझ रहे, इक्वेटोरियल पे। अच्छा 4 एंड 3 पे देखो, ये नीचे, ये ऊपर, ट्रांस, तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ। बोलो समझ पा रहे हैं ये, है ना। चलिए जी ठीक है। अब बताओ 3 एंड 2, ट्रांस, तो ये ऊपर, तो ये नीचे। अच्छा फिर ये दोनों सिस है, तो ये कहाँ पे आ गया, इस तरह से गया। तो इस तरह से ये क्या बनाया बताओ अपन ने, माल्टोज, है ना, माल्टोज। और ये जो अल्फा, ये लिंकेज है ना, अल्फा है, अल्फा है, क्योंकि आप यहाँ तो देखो अल्फा लिंकेज जो है ना, वो अपन इसके रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, क्योंकि लिंकेज वाला कार्बन ये, यहाँ लिंकेज वाला कार्बन है 1, और यहाँ पे ये है। तो जो अल्फा यूनिट, जब भी आप यहाँ चेयर फॉर्म पे देखेंगे ना, तो अल्फा लिंकेज जो होती है वो एक्सियल पे आती है, लेकिन इतना कोई बात ये नहीं करता। आपको इससे ये बनाना आया वही है ना। हाँ आप बना लीजिएगा इसको। तो अच्छा इसको आप बना लीजिएगा, मुझे एक बात बता दीजिए कि माल्टोज क्या रिड्यूसिंग शुगर है, चलिए रिड्यूसिंग शुगर ये होगा, क्या म्यूटा रोटेशन शो करेगा, यस, और ओसाजोन फॉर्म करेगा, है ना। तो आप ओसाजोन फॉर्मेशन, और यहाँ शो म्यूटा, ये 3 पॉइंट यहाँ, वो तो हमने उसने टेबल में भी लिख लिए थे, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।